आज मैं आपको कोशिश करूंगा कि NBL जो कि न्यूट्रल बॉयंसी लेबोरेटरी है वहाँ भी आपको दिखा सकूं कि वहाँ कैसे एस्ट्रोनॉट अपनी तैयारी करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो शायद मैं सब चीज़ पता नहीं कितना कवर कर पाऊँगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आज मैं एटलीस्ट आपको NBL ज़रूर दिखा पाऊँ। यहाँ तक आसानी से स्पेशली NBL तक आसानी से पहुँचने के लिए मैं यहाँ पे मेरे कुछ दोस्त हैं उनका बहुत धन्यवाद करूँगा। उसके अलावा एलेना जिसने काफ़ी हेल्प किया मुझे यहाँ तक ईज़िली मुझे एक्सेस मिल सके उसके लिए, और ऑफ कोर्स मेरे ऑर्गेनाइजेशन जिसकी वजह से मैं यहाँ पे आराम से हूँ। तो मैं अभी और आगे आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या और एक्सप्लोर हम कर सकते हैं। और उस एक्सप्लोरेशन के दौरान मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं थोड़ा सा आपको JSC की हिस्ट्री में बताता रहूँ और NBL क्या होता है ये सब भी आपको बताता रहूँगा। तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूँगा उसी दौरान मैं आपको बताता रहूँगा, तो आपको शायद ज़्यादा अच्छा भी लगे। मैं इसको हिस्ट्री चैनल की तरह तो नहीं बनाना चाह रहा, लेकिन ऑफ कोर्स थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव हो, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल सके, ये भी मेरी कोशिश है। तो चलिए मैं अभी आगे लेकर के चलता हूँ आपको। ये आप देखिए कि कैसे जो एस्ट्रोनॉट होते हैं कैसे वो मूव कर रहे होते हैं और कितना स्पेस बहुत सारी जगहों पे, वैसे तो अब तो इससे भी ज़्यादा स्पेस रहता है, लेकिन अभी भी जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे होते हैं तो इसी तरह का बहुत ही छोटा सा स्पेस होता है इनके पास ज़्यादा मैनूवर करने की स्पेस नहीं होता। तो ये दिखाया गया है कैसे कम जगह पे एस्ट्रोनॉट हवा में उड़ते हुए दूसरी जगह जा रहे हैं। इंटरेस्टिंग है काफ़ी। चलिए मैं आपको दूसरी जगह लेकर चलता हूँ। ये जो भी आप कैमरे में देख रहे हैं ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें कुछ एक कंटेनर जो वाइट कलर का कंटेनर है जो आपको राइट साइड में दिख रहा होगा, इसमें मून के सैंपल्स हैं। दरअसल में ये अपोलो जितनी बार भी ऊपर गया था अपोलो 1969 से 1972 के बीच में बहुत बार गया है। उस दौरान वो 850 पाउंड मून के रॉक्स और सॉइल्स को लेकर के आया था, और यहाँ पे आने के बाद वैज्ञानिकों ने उसके ऊपर परीक्षण किया और उसको अच्छे से रिसर्च करके अर्थ और मून के फॉर्मेशन की हिस्ट्री जानने की कोशिश की और सन के बारे में भी जानने की कोशिश की। ये आप जो देख रहे हैं एक पत्थर दिख रहा होगा, ये दरअसल में मून से लाया हुआ पत्थर है, और इसमें जो आप कैंची देख रहे हैं और स्केल देख रहे हैं, हथौड़ी टाइप का चीज़ देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें दरअसल में वहाँ इस्तेमाल हुई थी लाने के लिए। इसी से तोड़ा गया था, इसी से काटा गया होगा जो भी चीज़ रहा था, और उसी से तोड़ के ये पत्थर दो अलग अलग कंटेनर में आपको दिख रहा है ये रखा हुआ है। दरअसल ये जिस इन्वायरमेंट में अभी रखा हुआ है ये प्योर नाइट्रोजन गैस है इसमें, और प्योर नाइट्रोजन गैस होने के पीछे एक कारण है। नाइट्रोजन गैस में जो चीज़ जैसा है एग्जैक्टली वैसा ही रहता है। अगर आप इसको मतलब अर्थ के एटमॉस्फेयर में ले आएंगे तो ये ऑक्सीजन से और वाटर का जो मॉइस्चर होता है उससे जैसे ही ये मिलेगा तो रस्टिंग होने लग जाएगी। इसे हम कंटामिनेशन कहते हैं, कंटामिनेट होने लगता है। इसीलिए हम लोग इसको नाइट्रोजन के गैस में रखते हैं। ये जो आप बाएं साइड में एक रॉक देख रहे हैं जिसके नीचे लिखा हुआ 4 times 5, दरअसल में ये अपोलो 15 जब गया था वो मिशन, अपोलो 15 के मिशन के दौरान ये इस रॉक के टुकड़े को लाया गया था। इसको लेकर के आने वाले जो एस्ट्रोनॉट थे उनका नाम डेव स्कॉट एंड जिम इरविन था। दरअसल में ये अभी तक का सबसे ज़्यादा स्टडी रॉक सैंपल है जो कि मून से लाया गया था। ये बेसाल्ट रॉक के नाम से जाना जाता है। दरअसल में ये मॉल्टन लावा जो होता है वो जब ठंडा हो जाता है, उस ठंडा जब हो जाने के बाद जो रॉक का फॉर्मेशन होता है वो उसी का टुकड़ा है। इस तरह के टुकड़े अर्थ पे भी पाए जाते हैं। ये यहाँ पे एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा रखा हुआ है, इसको बोला गया है टच द मून। आप इसके अंदर से हाथ घुसा के इसको छू सकते हैं और एक तरह से मून को आप फील कर सकते हैं, जो अपने आप में बहुत सुखद और बहुत अलग एहसास है।
तो वही मैंने किया है। अभी मैंने अपना हाथ डाल करके इसको छुआ है और पहले भी बहुत बार छू चुका हूँ, तो ये आज आप लोगों के लिए मैंने टच किया है। आप देखिए, ये देखिए मून का पूरा सरफेस कैसा दिखता है। इसको यहाँ पे पूरी तरह से बनाने की कोशिश की गई है। हालांकि ये मैन मेड है, यहाँ पे बना के रखा गया है। गाड़ी से लेकर सब जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं, सब कुछ जो मून पे पहले जा चुका है वो सारी चीज़ें यहाँ पे रखी गई हैं। ल्यूनार डेज में जो होता है, ल्यूनार स्काई में, तो ल्यूनार स्काई क्या है, मैं ये आपके लिए एक सवाल ही छोड़ देता हूँ, आप गूगल करके पता कीजिए। उसमें स्टार नहीं दिखा था जब हमारे एस्ट्रोनॉट्स ऊपर गए थे। क्यों नहीं दिखा था? बहुत छोटा सवाल है। मैं चाहता हूँ कि इसको आप ही एक्सप्लोर करें और आप इसको जानें। तो ये मून का सरफेस कैसा दिखता है उसको यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। बहुत ही सुंदर, अद्भुत। ये जो आप देख रहे हैं 2 कैप्सूल, ये आपके जो लेफ्ट में जो एक बड़ा सा कैप्सूल दिख रहा है, दरअसल ये वही कैप्सूल है जो मार्स मिशन से आने के बाद समुद्र में गिरेगा। उसी की तैयारी चल रही है, जिसको आर्टेमिस के नाम से जाना जाता है। वो एक्सपेक्टेड है कि 2025 में उसको लॉन्च किया जाएगा। और ये जो आप राइट साइड में कैप्सूल देख रहे हैं, वो दरअसल में जो हाफ सा दिख रहा है आपको, ये दरअसल 28 अप्रैल को ही इसको लॉन्च होना था, बट फॉर सम रीज़न ये लॉन्च नहीं हो पाया है। तो ये वो सारे कैप्सूल्स हैं जो दरअसल में वापस आते समय लैंडर जब वापस आता है और आप देखते हैं कैप्सूल समुद्र में गिरता है या ऐसे ही किसी बड़े खाली जगह पे गिरता है और वहाँ से उसको निकाला जाता है, तो दरअसल उसी की तैयारी चल रही है। ओके, तो हम लोग अभी NBL में हैं। NBL इज़ न्यूट्रल बॉयंसी लैब। यहाँ पे जितने भी एस्ट्रोनॉट्स होते हैं सबको यहाँ ट्रेनिंग करनी पड़ती है। यहाँ पे करीब 18 से 24 महीने की ट्रेनिंग होती है, 1.5 साल से 2 साल की ट्रेनिंग होती है, जो कि मैंडेटरी है। इसके बगैर आप एस्ट्रोनॉट नहीं बन पाएंगे। तो पानी में इसलिए किया जाता है क्योंकि पानी का कंडीशन करीब करीब आइडियल होता है स्पेस से। इसमें ज़ीरो ग्रेविटी तो फील नहीं कर सकते आप, माइक्रो ग्रेविटी ज़रूर फील कर सकते हैं। और याद रखिए, स्पेस में भी ना, जब आप प्योर स्पेस के टर्म्स में आप बात करेंगे तो ज़ीरो ग्रेविटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, सारी की सारी माइक्रो ग्रेविटी के नाम से होती है। तो उसी तरह का आइडियल कंडीशन यहाँ पे क्रिएट किया जाता है और इसीलिए पानी के अंदर ट्रेनिंग करवाई जाती है। मैं आपको इस पूल का साइज़ बता देता हूँ। ये पूल करीब 70 मीटर लंबा है, 40 मीटर चौड़ा है और 18 मीटर गहरा है। इसके अंदर जो पानी है वो करीब 23 मिलियन लीटर पूरा पानी है। तो इतना लीटर पानी में इन लोगों की प्रैक्टिस होती है और ये प्रैक्टिस बहुत ही रिगरस होती है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 18 से 24 महीने तक इनकी यहाँ ट्रेनिंग होती है, उसके बाद ये बन पाते हैं। इसमें बहुत सारे जितने भी देश के एस्ट्रोनॉट्स आते हैं और जो भी एस्ट्रोनॉट मतलब जो भी स्पेसक्राफ्ट में जाना चाहते हैं, उन सब के लिए यहाँ ट्रेनिंग मैंडेटरी है। कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, किसी भी कंट्री का होगा, सबको आके यहाँ पे ट्रेनिंग करनी पड़ेगी ही पड़ेगी। इसके अंदर जो मशीन लगी हुई आपको दिख रही है, वो मशीन पूरी तरह से ISS तो नहीं है, लेकिन ISS के जैसा ही उसको बना के रखने की कोशिश की गई है। काफ़ी बड़ा है ये, प्रैक्टिस करने के लिए तो एटलीस्ट काफ़ी बड़ा है। बिल्कुल ISS के जैसा जितना बड़ा तो नहीं हो सकता, लेकिन आप कह सकते हैं उसका कॉपी करके यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए इसको रखा गया है। बिल्कुल आइडेंटिकल है। ये जो ड्रेस पहन के जाते हैं वो भी, सूट कहना चाहिए मुझे, जो सूट पहन के अंदर जाते हैं वो भी आइडेंटिकल होता है। और बहुत रिस्की मैन्यूवर होते हैं इसके अंदर। इसको अलग से डिटेल में बात की जा सकती है, लेकिन फ़िलहाल मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। इस तरह की ट्रेनिंग, इनको बहुत रिगरस ट्रेनिंग है ये, तो ये मैं बता देना चाहता हूँ। और हर समय इनकी मॉनिटरिंग होती है, जो भी अंदर में होते हैं हर समय उसकी मॉनिटरिंग होती है। और ये बताना ज़रूरी है, आप ये ना सोचें कि जो एस्ट्रोनॉट बन गए हैं उनके लिए ट्रेनिंग नहीं है, वो भी आके यहाँ ट्रेनिंग करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट मिशन के लिए उनको रेडी होना पड़ता है और हर समय उनको प्रूव करना पड़ता है कि वो अभी भी कैपेबल हैं आगे नेक्स्ट मिशन के लिए।
और मुझे खुशी होगी कि अगर हमारे देश का भी झंडा यहाँ लग जाए कभी ना कभी। इसमें हर देश का झंडा है, सिवाय हमारे देश का। मतलब बहुत सारे देश का है, हर देश का तो नहीं है लेकिन बहुत सारे देश का है, सिवाय हमारे देश का। तो मुझे खुशी होगी अगर हमारे देश का भी झंडा यहाँ लगे। ये देखिए, ये ओमेगा वॉच है जो पहली बार मून पे पहना गया था एस्ट्रोनॉट द्वारा। तो ये ओमेगा का स्पीड मास्टर है, बहुत सारे टेस्ट के बाद इसको ही चुना गया था। और ये पहला और अंतिम वॉच है जो कि मून पे पहना जा पाया था। तो ये अगर आप देख पा रहे हो तो, और ये स्नूपी कैप है जो एस्ट्रोनॉट्स पहनते हैं, अक्सर आपने देखा होगा पहने। कुछ जानकारी मैं देता चलता हूँ आपको। पहला कि अक्सर हमारे मन में ये रहता है कि एस्ट्रोनॉट का लाइफ बहुत अच्छा होता है, बहुत सुखद होता है। ये गलत है, गलत धारणा है ये। एस्ट्रोनॉट्स लोगों की लाइफ जो होती है वो बहुत हर समय रिस्क पे होती है। रीज़न एक तो रिस्क जो आप लोग समझते हैं वो है ही, फ़्लाइट का रिस्क आप जिसको कहते हैं। जो दूसरा रिस्क है जिसके बारे में हम लोग नहीं जानते वो है इनका रेडिएशन। रेडिएशन इनको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि अर्थ पे तो रेडिएशन के लिए ओजोन लेयर है, लेकिन स्पेस में रेडिएशन से बचाने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं होता है। तो रेडिएशन एस्ट्रोनॉट्स को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। जो दूसरा प्रॉब्लम एस्ट्रोनॉट्स को आती है वो ये आती है कि जब कभी भी वो स्पेस में जाते हैं तो हर बार जाने के बाद हर एक वीक में उनका बोन डेंसिटी 2 से 3% कम होता है। तो अगर आप ऐसे मान के चलिए कि अगर कोई एस्ट्रोनॉट वो स्पेस में अगर लंबे समय के लिए रहेगा तो जब वो यहाँ आएगा तो उसका बोन डेंसिटी बहुत कम हो चुका होगा, इतना कम हो चुका होगा। बहुत बार तो ऐसा हो जाता है कि मतलब जो आते हैं तो उनको बहुत दिनों तक रिहैबिलिटेशन में रहना पड़ता है। इन्हीं सब वजहों से रेडिएशन एक बड़ा कारण है, और दूसरा बोन डेंसिटी का कम होना। तो जितना हम सोचते हैं एस्ट्रोनॉट्स के बारे में कि उनका लाइफ बहुत अच्छा होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि एस्ट्रोनॉट से जब आप रिटायर होंगे तो आपके पास बहुत सारा पैसा होगा और आप आराम से जीवन जी रहे होंगे, ऐसा कतई नहीं है। ये एक मिथक है, इसको जितना जल्दी हो सके आप लोग इसको हटाइए अपने दिमाग से। एस्ट्रोनॉट्स जैसे एक आम अमेरिकन जी रहा होता है वैसे ही जीते हैं वो लोग भी। थोड़ा सा ज़रूर उनके पास शायद थोड़ा सा सेफ्टी ज़्यादा होता है, क्योंकि सरकारी जो कहते हैं ना कि उनको बेनिफिट्स होता है मेडिकल वगैरह के टर्म्स में। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन सबको नौकरी बाद में मिल जाती है, बहुत लोगों को नौकरी नहीं मिल पाती है। तो ये चीज़ बहुत नोटिसेबल है और देखने लायक है। अब इसको अच्छा बोला जाए या ख़राब ये तो मैं नहीं जानता, ये आप लोग तय करें, लेकिन ये होता है। मैं उम्मीद लगाता हूँ कि नासा से जुड़ा हुआ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप लोग अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर भेजें, और ये भी बताएं कि आप किस तरह के इन्फॉर्मेशनल वीडियो को देखना पसंद करेंगे।